में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट क्लास में मैं तुम्हें बता के गया था, सेट चल रहा था तुम्हारा, और सेट में भी शायद 1.3 तक करा के गया था मैं आप लोगों को, और क्वेश्चन भी चल रहे थे उसके। उसमें चल रहा था तुम्हारा सबसेट, ठीक है ना। एक तो सबसेट चल रहा था यानी कि उपसमुच्चय, और एक चल रहा था तुम्हारा फॉरवर्ड सेट यानी कि घात समुच्चय। उसके कुछ क्वेश्चन भी थे, तो शायद मैंने क्वेश्चन 3 कराया था तुम्हें, ठीक है ना। 3 से ऊपर के तो कर लेना, बिल्कुल सरल सरल है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो देखो मैं बता रहा हूँ, 1-2 मैं बता रहा हूँ, बाकी के तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। चौथा जो है, चौथे का जैसे पहला ही है तुम्हारा, चौथे का पहला इसमें दिया हुआ है ए, और इसके आपसे सबसेट पूछे हैं, सबसेट। तो देखिए सबसेट जब इसके निकालेंगे तो सबसेट मैंने सबसे पहले तो एक बताया था, एक तो खुद भाई होता है, ठीक है ना। एक ये अकेला ए, ठीक है ना, बस यही होंगे इसमें, एक ही अवयव है तो एक तो फाई होगा, एक तो खुद, तो 2 सबसेट हो जाएंगे इसके। दूसरा वाला मैंने बता ही दिया होगा एग्जाम्पल में, तीसरा वाला भी बता दिया होगा। एक चौथा है, जैसे चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा इसी का चौथा, आपको दिया हुआ है कोई सेट फाई, तो फाई तो रिक्त होता है, ठीक है ना, तो इसका एक ही उप समुच्चय होगा, एक ही उप समुच्चय होगा, एक ही उप समुच्चय होगा, और वो भी होगा या रिक्त या फिर स्वयं फाई, ठीक है ना। एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है, एक ही बात है, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद है तुम्हारा जैसे पांचवा है, ठीक है ना, पांचवा जो क्वेश्चन है तुम्हारा, पांचवा दिया हुआ है कि पी ए के कितने अवयव हैं। आपसे पूछा है, यदि जो पांचवा है इसी का, यदि ए बराबर दिया हुआ है तो मैं फाई कह लीजिए, या फिर रिक्त, एक ही बात है, ठीक है ना, ऐसे। तब तुमसे पूछा है पी ऑफ ए में अवयव, पी ऑफ ए में अवयव, तो मुझे बताइए भाई, आपको ए दिया हुआ है फाई, तो ये पी ए क्या होता है, घात समुच्चय होता है, पावर सेट। तो पी ए क्या निकालेंगे बताओ, पी ए जब पावर सेट निकालेंगे, आपको ए बराबर फाई दिया हुआ है, तो इसके पावर सेट क्या होंगे, इसका एक ही उप समुच्चय होगा फाई, ठीक है ना, और इस समुच्चय का इसका समुच्चय, ठीक है ना। ये तो उप समुच्चय फाई हो गया, तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे, एक ही बात है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही समुच्चय होगा, सॉरी एक ही अवयव होगा, तो लिख सकते हो, अतः पी ए में एक अवयव होगा, एक अवयव होगा, ठीक है ना। पी ए में कितने अवयव होंगे, एक, क्योंकि आपको फाई दिया हुआ है ओनली, ए बराबर फाई रिक्त समुच्चय, तो इसका सबसे पहले उप समुच्चय बनाएंगे, उप समुच्चय बना फाई, या फिर ये बनेगा उप समुच्चय, ठीक है ना, खुद ही बनेगा बस एक ही। इस उप समुच्चय का भी समुच्चय जो होता है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा घात समुच्चय। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही अवयव है, ठीक है ना। इसके बाद है तुम्हारा छठवां जो क्वेश्चन है, उसका एक मैं बता रहा हूं, बाकी क्या आप कर लेना। छठवां क्वेश्चन जो है बिल्कुल सरल सरल से, छठवें और सातवें आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। जैसे पहला ही देख लीजिए छठवें का, x, और x बिलोंग्स टू r, और x का जो मान है वो -4 से तो बड़ा है, लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो देखो अंतराल रूप में आपको लिखना है इसको, तो इसका अंतराल रूप जो होगा, अंतराल रूप ऐसे लिख सकते हो, x such that x belongs to r। अब इसको अंतराल रूप में ऐसे लिखेंगे, x belongs to का मतलब है कि x का मान कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो x belongs to कहां से कहां तक है, -4 से लेके 6 तक, तो x belongs to -4 से 6 तक। अब प्रॉब्लम यह आती है -4 से 6 तक,
प्रॉब्लम ये आती है कि जो अंतराल बनाएंगे वो किधर कौन सा बनाएं। तो ध्यान रखना, यदि ओनली लेस इक्वल का चिन्ह हो, बराबर वाला चिन्ह नहीं हो, जैसे यहाँ ये दे रखा है, ऐसा चिन्ह नहीं हो, ओनली ये हो तो लगता है उधर छोटा छोटा ब्रैकेट लगता है। और यदि बराबर वाला चिन्ह लगा होता है, जिधर बराबर वाला उधर क्या लगता है, बड़ा चिन्ह। तो इधर तो छोटा होगा ये और उधर कौन सा होगा, बड़ा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, अंतराल रूप। जैसे मैं इसी का दूसरा बता दूं, दूसरा दिया हुआ है तुम्हारा जैसे x, जैसे दिया हुआ x और x बिलोंग्स टू r, और आपसे दिया हुआ है माइनस के 12x इज लेस देन माइनस के 10, ऐसे दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसका अंतराल रूप किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा तब x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, x बिलोंग्स टू कहाँ से, -12 से -10। अब ब्रैकेट लगाओ, देखो यहाँ पे भी बराबर नहीं है और यहाँ पे भी बराबर नहीं है, बराबर नहीं होते तो फिर छोटा ब्रैकेट लगता है, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे एक और बताऊं मैं, जैसे चौथा है, इसका चौथा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा x बिलोंग्स टू, ऐसे चौथा क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू r, और x का जो मान है वो 3, ऐसे दिया हुआ 3 इज लेस इक्वल x इज लेस इक्वल 4, 3 और 4 के बीच में है। तो इसको अंतराल रूप में जब लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू r, यानी कि x बिलोंग्स टू 3 से 4। लेकिन अब ब्रैकेट देखो, इधर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इधर भी ये आएगा बड़ा, और इधर बराबर का लगा हुआ है तो इधर भी बड़ा। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये तुमसे अंतराल रूप में पूछने के लिए कह रहा था। ऐसे तीसरा, इसी का तीसरा कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद जैसे तुम्हारा सातवां है, सातवां, और इसको अंतराल रूप में फाइनली जब आंसर लिखें इसका, तो फाइनली आंसर ऐसे लिख दिया करो, x बिलोंग्स टू -4 से 6, ये आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे लिख देना x बिलोंग्स टू सॉरी, यहाँ पे लिखना x बिलोंग्स टू, ये अंतराल ही लिख दिया करो, -12 से 10, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे लिख देना x बिलोंग्स टू 3 से 4, ठीक, ऐसे अंतराल, ये आंसर, ये वाला अंतराल लिखा जाता है अंतराल रूप में जब पूछ रहे। अगला है तुम्हारा सातवां, देखिए भाई, अब सातवें में क्या किया है, उल्टा दे दिया है तुम्हें, आपको अंतराल रूप दे रखा है, अंतराल रूप देके ये पूछ लिया है। तो जैसे सातवां है, सातवां, निम्नलिखित को अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जैसे पहला ही बता रहा हूं मैं, ये दिया हुआ है तुम्हें -3 से 0, ठीक है ना। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अभी जो बताया था, x बिलोंग्स टू r, और x का मान कहाँ से, 3 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे बराबर के चिन्ह क्यों नहीं लगाया हमने, यहाँ पे बराबर के इसलिए नहीं लगाया, कैसा ब्रैकेट है, कैसा है, छोटा, तो छोटा ब्रैकेट होता है तो बराबर के चिन्ह हम नहीं लगाते हैं। अगला जैसे इसी का, जैसे ये है तुम्हारा x बिलोंग्स टू दिया हुआ 6 से 12 और दोनों तरफ कैसा, बड़ा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू r, और 6 से तो बड़ा है x का मान, लेकिन 12 से छोटा है। अब दोनों तरफ कैसे चिन्ह लगे हुए हैं, बड़े, तो यहाँ पे भी ये आ गया। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये भी शामिल होते हैं, समझ गए ना भाई। जैसे बड़ा ब्रैकेट है ये, जैसे 6 और 12, तो ये 6 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। यदि ये ऐसे होता तो इसका मतलब ये होता है 6 और 12 के बीच की संख्या, 6 शामिल नहीं है और 12, यानी कि आगे कहाँ से शुरू होगा, 7 से, 6 शामिल नहीं है, अब 7, 8, 9, 10, 11 तक होंगी बस, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाए कभी कभी, जैसे ऐसे दे दे 2, 3, इसका मतलब ये है कि 2 तो शामिल है लेकिन 3 शामिल नहीं है इसमें, एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा, ठीक है ना। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये शामिल हैं और छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है ये शामिल नहीं है, समझ गए ना। तो सातवां क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग कर लेना, सातवां कर लेना आप लोग इस तरीके से। अब मैं आठवां बता रहा हूँ तुम्हारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के लिए आप सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित कीजिए। तो मैं सार्वत्रिक समुच्चय बताना है 1, 2,
दो सेट दिए हुए हैं आपको और आपको बताना है कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जितने भी सेट दे रखे हैं उन सेटों के सभी अवयव जिसमें विद्यमान होते हैं वही क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसमें दो ही दे रखे हैं, तो दो में तो आसानी से पहचान लोगे आप लोग। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है पहला, तो मैं सेट जैसे ए मान लूँ आपका समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है ना, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ये मान लिया मैंने सेट ए। इसके बाद बी जो है, बी है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो मुझे यहाँ पे इस बात को बताइए, जो समकोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से, यही तो बनाते हैं ऐसे। तो समकोण त्रिभुज जो होते हैं वो ये जितने भी अब होने को तो देखो विषमबाहु भी होते हैं। भाई आपको सार्वत्रिक समुच्चय बताना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ये समकोण त्रिभुज आएंगे या नहीं आएंगे? भाई समकोण त्रिभुज भी इस त्रिभुज के अंदर ही आएंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। तो समकोण त्रिभुज जब हम बनाते हैं, देखिए ऐसे समकोण त्रिभुज, ये है तुम्हारा समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग जैसे समकोण त्रिभुज कोई सा भी ले लें जिसकी दो भुजा समान हो और एक भुजा कैसी हो, असमान। या फिर समकोण त्रिभुज में ऐसा भी हो सकता है तीनों ही भुजा कैसी हो, अलग अलग, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं इस तरीके से कोई त्रिभुज बनाऊं, एक एक दो, ये बन जाएगा क्या? ये नहीं बनेगा। तो समकोण त्रिभुज जो आएंगे वो इस समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत। भाई समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, मैं समद्विबाहु त्रिभुज भी तो बना सकते हैं जिसकी दो भुजा एक सी और एक भुजा अलग हो, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होंगे। समकोण त्रिभुज तो बन सकते हैं भाई, समकोण त्रिभुज बना है। अब उसने ये कहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या मैं समद्विबाहु त्रिभुज समकोण नहीं हो सकते हैं? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाला। तो समद्विबाहु त्रिभुज कितने भी बना लो आप, समद्विबाहु त्रिभुज आप बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, उसकी दो भुजा बराबर कर सकते हैं। और समकोण जो होगा, यहाँ समकोण से मतलब ये नहीं है कि ये भुजा दोनों बराबर है या नहीं, समकोण से मतलब है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग कितने ही बना दो, आपकी इच्छा करें जितने बना दो, उसकी दो भुजा तो ये समान ले लीजिए ऐसे, ठीक है ना, ये ले लीजिए, एक भुजा असमान होगी ये, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो बताओ समकोण त्रिभुजों का जो सेट होगा वो इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिर बताओ कौन सा सबसेट होगा? तो ये जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का। या फिर मैंने ये भी बताया था जितने भी समुच्चय दे रखे हैं उन सबके अवयव, उन सेटों के अवयव जिस सेट के अंतर्गत आते हैं वही क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सेट बी, यहाँ समुच्चय बी एक सार्वत्रिक समुच्चय है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। बी कैसा है, सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ पे बी जो है क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा 8। इसके बाद 9 देखिए। अब देखिए इस 8वें क्वेश्चन में आप लोग ऐसे मत समझ जाना सर समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, ऐसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उसकी ये दो भुजा बराबर थोड़ी होती हैं। जब ये तो जैसे समकोण है, समकोण, और ये है तुम्हारा समद्विबाहु, ये तो बराबर होती है। समद्विबाहु में दो भुजा तो बराबर होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में तो बराबर होती नहीं है। तो मैं ये भुजा भले अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भले अलग अलग हो, ठीक है ना, अलग अलग होने दो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो मैं तो बस समकोण देखना है, समकोण बन रहा है नहीं बन रहा है। समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये है, और इधर समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी समकोण बनेगा।
समकोण वाले त्रिभुज भी समद्विबाहु होंगे। तो इसलिए ये सारे के सारे इसमें ही आ जाएंगे। समझ गए ना? इस तरीके से। हालांकि और ऐसे भी बना सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजा समान और एक भुजा अलग है, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज वाले सेट में तो बहुत सारे त्रिभुज होंगे, लेकिन उसमें ये भी होंगे, समकोण त्रिभुज वाले भी होंगे, ऐसे भी होंगे। तो समकोण वाले इसमें हैं या नहीं? सारे के सारे समकोण वाले इसमें है, इसलिए क्या एक सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाद जैसे 9वां क्वेश्चन है आपका, 9वां ऐसे 9वें में पूछ लिया आपसे समुच्चय। आपको ए दिया हुआ है, देखिए ए दिया हुआ आपसे ए दिया हुआ है 1 3 5। इसके बाद बी दिया हुआ है तुम्हें 2 4 6। इसके बाद सी दिया हुआ है तुम्हें 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। ठीक है ना? इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? मतलब ये तीनों के तीनों सेट जो हैं, ये तीनों के तीनों सेट के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम कौन करेगा इन तीनों में से? तो 3 सेट दे रखे हैं यहाँ पे। पहला दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? एक दूसरा दिया हुआ है तुम्हें 5, और तीसरा दिया हुआ है तुम्हें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद एक चौथा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा सार्वत्रिक? इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से। ये तीनों सेटों के लिए, इन तीनों समुच्चयों के लिए इनमें से सार्वत्रिक सेट कौन सा होगा? तो पहला चेक करते हैं। पहले में देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन क्या नहीं बताओ तीनों सेटों में एक्स्ट्रा? देखो ये भी है इसमें, ये भी है इसमें, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है ना यहाँ पे। तो इसलिए ये तो होगा नहीं, ये तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा नहीं, क्योंकि इसमें 8 नहीं है। भाई जितने भी सेट दे रखे होते हैं उन सबके अवयव होने चाहिए उसमें। तो इसको चेक किया हमने, तो ये तो है नहीं, क्योंकि 8 नहीं है इसमें। ठीक है ना? दूसरा वाला देखें तो 5 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, रिक्त है ये तो 5। ठीक है ना? तीसरा वाला देखें तो ये है, इसमें देखो सब कुछ है, 8 तक है ना। भले एस्ट आगे कितने भी हो, आगे से मतलब नहीं है, पर ये सारे के सारे अवयव आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इसमें आ रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं यही क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ समुच्चय ए बी तथा सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय थर्ड होगा, थर्ड हो। ठीक है ना? इस तरीके से तुम्हें ये पहचान करने थे कि भाई कौन सा इसका सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये आ गया था भाई तुम्हारा क्या, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये तो थी तुम्हारी 1.3 कंप्लीट हो गई। इसके बिल्कुल सरल से एकदम से। इसके बाद है तुम्हारी 1.4। 1.4 में आएंगे तुम्हारे बेनारेख। ठीक है ना? 1.4। लेकिन इससे पहले तुम्हें 1.4 में तुम्हें सबसे पहला जो पॉइंट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं समुच्चयों पर संक्रिया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन आता है यहाँ से। समुच्चयों पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है ना? तो ये है तुम्हारा समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रियाएं देखो भाई, इसमें 4-5 आती है। तो सबसे पहले आती है तुम्हारी दो समुच्चयों का संघ।
दो समुच्चयों का संघ। ठीक है ना। सबसे पहले आता है तुम्हारा दो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेट। ठीक है ना। संघ भी कहते हैं, सम्मिलन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए भाई, मुझे एक बात बताओ, यहां से दो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। दो सेट दिए जाएंगे, जैसे 1 2 3, ये दे दिया। एक सेट बी दे दिया, जैसे 3 4 5 6, और आपसे कह देगा दो समुच्चयों का संघ। संघ, इसको ध्यान रखना, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन से। तो आपसे पूछ लेगा कि ये यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसको यूनियन कहते हैं, ध्यान रखना, यूनियन, यूनियन। ठीक है ना, इसको यूनियन कहते हैं। तो आपसे कह देगा ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो दो समुच्चयों का संघ कह दे या ये चिन्ह दे दे, यूनियन एक ही बात होती है। ठीक है ना, यूनियन। तो देखो किस तरीके से करना है तुम्हें, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आपको लिखना है ए यूनियन बी बराबर, ए का मान रखो 1 2 3, यूनियन बी का मान क्या है तुम्हारा 3 4 5 6। अब यूनियन का मतलब होता है कि ये सारे के सारे सेट अवयव लिखे जाते हैं दोनों ही सेटों के एक सेट में, लेकिन दो बार नहीं लिखना हो तुम्हें कोई भी अवयव। तो 1 2, इसके बाद 3। अब इसके बाद देखो 3 लिख लिया हमने, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो आगे कहाँ से शुरू करेंगे, 4 5 6। तो ये है तुम्हारे दो समुच्चयों का संघ। और भी एग्जाम्पल देखें तो हम, जैसे एक एग्जाम्पल इधर देख लीजिए। जैसे a बराबर आपको दे दिया, जैसे 1, या फिर ऐसे मान लीजिए a b c और d, और एक एग्जाम्पल b दे दिया आपका a b c, ऐसे। ठीक है ना। और आपसे कह दे कि ये यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो a यूनियन b, तो यहाँ से a यूनियन b बराबर, a का मान रख दीजिए a b c और d। ठीक है ना। यूनियन b का मान क्या है तुम्हारा ए बी सी। तो देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देना है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। अब आगे देखो, देखो ए आना था तो ए आ गया, बी आना था तो बी आ गया, सी आना था तो सी भी आ गया। ये थे तुम्हारे यूनियन। यूनियन में कहने का मतलब होता है सारे के सारे अवयव एक ही सेट में लिख दिए जाते हैं। दोनों सेटों के अवयव एक ही सेट में लिख दिए जाते हैं, और एक ही सेट में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। तो ये था तुम्हारा दो समुच्चयों का संघ। परिभाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा में ये लिखाते कि दो सेट दिए जाएंगे, उन दोनों का यूनियन, दोनों सेटों के सारे अवयवों को एक ही सेट के अंतर्गत लिख दिया जाता है, लेकिन किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखते हैं, और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो भाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम्पल से आसानी से देख सकते हो। ए बी दो सेट दिए जाएंगे, आपको यूनियन पूछेगा, ए यूनियन बी, आपको सारे के सारे सेट अवयव जो है एक ही सेट में लिख देने, और कोई भी अवयव जो है दो बार तुम्हें नहीं लिखना है। ठीक है ना। ये था दो समुच्चयों का संघ। अगला आता है दो समुच्चयों, इसके गुणधर्म देख लीजिए। फिर गुणधर्म वैसे कोई जरूरत तो है नहीं इनकी खास, फिर भी देख लीजिए। गुणधर्म देख लीजिए, दो समुच्चय संघ के गुणधर्म। संघ या सम्मिलन या यूनियन एक ही बात है। ठीक है ना। सम्मिलन या यूनियन के गुणधर्म। ये है तुम्हारा, ठीक है ना, गुणधर्म। जैसे देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा, एक तो ये क्रम विनिमय नियम का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। जैसे पहला है, आप ए यूनियन बी कर लीजिए या बी यूनियन ए कर लीजिए, बराबर होते हैं आपस में। ठीक है ना। इसको हम क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। दूसरा जो है तुम्हारा, दूसरा है साहचर्यता का नियम। जैसे ए यूनियन
बी यूनियन सी कर लो, या फिर ए यूनियन बी और यूनियन सी कर लो, एक ही बात है ये भी। पहले इन दो का यूनियन करके फिर ए के साथ ले लो, या फिर ए यूनियन बी करके सी के साथ ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मैं कहूँ आपसे तीसरा कि ए और यूनियन फाई, तो ए यूनियन फाई करेंगे तो ए यूनियन फाई हमेशा ए ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो रिक्त ही होता है भाई। ए जैसे मैंने ले लिया ए कोई सेट 1 2 3, और दूसरा बी ले लिया जैसे कोई भी सेट है 5, या फिर कोई भी रिक्त सेट, ठीक है ना। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो यही तो लिखेंगे 1 2 3 और यूनियन 5 रिक्त। तो बताओ क्या आएगा, सभी अवयवों को एक ही सेट में लिख देते हैं 1 2 3। अब इसमें कोई सेट है ही नहीं है तो यही आएगा, और ये किसके बराबर है, ए के। तो ये यूनियन बी नहीं आएगा। चलो ये यूनियन बी है तो एग्जाम्पल समझाया था, लेकिन दूसरा यदि सेट फाई है तो क्या आता है हमेशा, ठीक है ना, यानी कि ए। या फिर ऐसे कहें हम ए यूनियन ए, दोनों सेट एक जैसे और दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमेशा वही सेट ए ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी एक जैसे अवयव होते हैं। तो इस सेट के अवयवों को दोबारा थोड़ी लिखेंगे, जो होंगे वो अवयव इसी में लिख दिए जाएंगे, तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है ना। और एक ये भी हो जाता है, जैसे पांचवा है तुम्हारा ए यूनियन यू, यू फॉर सार्वत्रिक समुच्चय। तो मुझे एक बात बताओ, सार्वत्रिक समुच्चय के सारे अवयव आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ। ये तो छोटा रहेगा, ये तो भाई ऐसे मैं कह दूँ आपसे, ए बराबर है तुम्हारा 1 2 और u बराबर है तुम्हारा 1 2 3 4 5, इस तरीके से ऐसे 5 तक ही मान लीजिए, चलो। और आपसे कह दे ए यूनियन u, तो ए के अवयव 1